हेलो दोस्तों, मैं अवसर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ कुछ नई चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ हम आपके साथ एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। एनसीईआरटी में हम आपके साथ बता दें कि यहाँ पे मैं हिंदी में एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी मीडियम्स के लिए। बहुत जल्द हम इंग्लिश में भी आपके साथ स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे हम सबसे पहले आपके साथ यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्ट हम करेंगे वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे। देखो, जो हमें यहाँ पे स्टार्ट आपके साथ करना है, ये आपकी हिंदी मीडियम है। और यहाँ मैं आपके साथ बात करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ एसएसटी सीरीज की। एसएसटी सीरीज स्टार्ट करेंगे और एसएसटी सीरीज की थोड़ी मैं बात बता दूँ इससे पहले क्या है कि जैसे कि हिस्ट्री है, आपका जियो है, आपका सिविक्स है जिसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, और आपका इको है। अब इसमें जो एसएसटी का जो पोर्शन है, चाहे वो सीबीएसई का एग्ज़ाम हो या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने मतलब आपको इंग्लिश मीडियम में डाटा ठीक ठाक प्रोवाइड करके रखे हैं। अपने अपने कोई भी टीचर अपने हिसाब से कोई गलत पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, जो भी उससे बेस्ट बनता है बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है। यहाँ मैं आपके साथ पहले हिंदी में सीरीज स्टार्ट करूँगा और फिर इसके बाद अभी हिंदी में, इसके बाद फिर आपके साथ मैं इंग्लिश में बात करूँगा, फिर इंग्लिश मीडियम की भी सीरीज की हम बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हिस्ट्री का पोर्शन, क्योंकि हिस्ट्री में जो इसमें है, हिस्ट्री जो इसमें है वो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। आपका जो इसमें हिस्ट्री का पोर्शन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। और इसमें एक पोर्शन की और मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद, कि इसमें जो आएगा वो आएगा कौन सा, यहाँ देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें पूरा आप गांधी एरा पढ़ेंगे। अब इसमें जो आपको पढ़ना है, जो मैं आपके साथ फॉलो कर रहा हूँ, ये आपकी बुक रही एनसीईआरटी की, जो मैं ये सीबीएसई लिए हूँ, इंग्लिश मीडियम की है। और इसमें टोटल 5 चैप्टर है। और मैं एक बार आपको बता दूं इसमें रीड करके क्या क्या हमें पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये 5 चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपके दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ना है क्योंकि इसके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आते हैं। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका एक ही सेक्शन पढ़ना है क्योंकि इसमें जो सेक्शन है वो केवल एक ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से। फिर द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, तो इसको हमें नहीं देखना है। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा, तो इसके 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें डिटेल से पढ़ने हैं। और जो एक जो टॉपिक है वो इसको हमें पढ़ना है। अब बाकी स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए बात करूं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम जो ओल्ड एनसीईआरटी है वही फॉलो हो रहा है, तो उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ ये वाला पैटर्न। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं, जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप, जैसे इसमें अभी हेडिंग है कि भारत में राष्ट्रवाद, ये हेडिंग है कि भारत में राष्ट्रवाद। ऐसे इससे पहले वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, नेशनलिज्म के बारे में हम समझेंगे। तो पढ़ने से पहले यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ बताऊंगा कि कैसे डिस्कस करना है। इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं और चीज़ें बात करने वाला हूँ कि जो ये सीरीज है ये आपके स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और भी एग्जाम, मतलब जो स्टूडेंट है सीखने चाहे सीख सकते हैं, वो तो रहेगी ही रहेगी। साथ साथ जितने भी लोग जो कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी है, एसपीएससी है, स्टेट पीएससी है, आपका आपका यहाँ पे सीडीएस है और एनडीए है और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स हैं, इस सारे एग्जाम्स में ये सीरीज इंपोर्टेंट होने वाली है। और मैं यहाँ क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलो अब हम यहाँ अपने टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। और इसमें आपका जो टॉपिक दिया है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो ये हमें जानना है। ठीक है, तो अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखो, करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे
तो भारत में राष्ट्रवाद, तो पहले मैं इसको बता दूं इसी के कॉन्सेप्ट में कि इसको हमें क्या क्या देखना है। देखो, जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। अब राष्ट्र राज्यों का उदय मतलब, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। उदय मतलब नेशन ऑफ स्टेट, इंग्लिश में से मैं कहूंगा नेशन ऑफ स्टेट, नेशन ऑफ स्टेट। नेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहा है कि नेशन ऑफ स्टेट के जैसे ग्रुप ऑफ स्टेट के बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य हैं उसको मिलाकर के एक बड़ा सा नेशन बना है। जैसे यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, जैसे उसमें मैं बात करूंगा कि बहुत छोटे छोटे स्टेट थे और वो सारे स्टेट अपने अपने फ्रीडम, अपना मतलब डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ों की बात करने लगे, तो ऐसे करके अलग हुए। तो इसमें ये लिखा है कि राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और इसके बारे में आप लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है, उसकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना पैदा होने लगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हुआ, इम्पोर्टेंट, प्रति लगाव की भावना पैदा होने लगी। लगाव की भावना का पैदा का मतलब है कि उन्हें अब अपने देश के प्रति फीलिंग है, अपने देश से लव है, मतलब कि प्यार है और अपने देश से लगाव है, ये सारी चीजें आने लगी। यही तो आपका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि किसी को भी अपने नेशन के प्रति प्यार होना, फीलिंग आना, उसके प्रति सहानुभूति होना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना पैदा होने लगी। नए प्रतीकों, क्या लिखा, नए साइन, जो साइन थे, नए प्रतीकों, चिन्हों, नए गीतों, गीत मतलब सॉन्ग, नए विचारों, नई थिंकिंग और नए संपर्क स्थापित किए और समुदाय की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया गया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखते हैं कि हमारे इस देश में इस चेतना को किस प्रकार से पैदा हुई। अब हम बात करते हैं कि जो चीज यूरोप में हो रही थी, ये सारी चीजें आ रही थी, वो इंडिया में कैसे आई। तो यही चीजें तो हुई। अब हम अगर मैं इसकी बात करूं कि इंडिया में एक कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये चीजें कैसे आई, तो इसकी बात कर लेंगे हम लोग। इंडिया में ये चीज आने से पहले क्या रीजन था कि यूरोप में जैसे कि वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, या यूरोप में जैसे अलग अलग कंट्री में अलग था, हर चीज थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। वही रसिया में देखो, रसिया रेवोल्यूशन, ये सारी 9th की एनसीईआरटी में दे के रखा है। लेकिन अगर वही चीज आप यहाँ पे आके देखोगे कि एक कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई, तो ये सारी फीलिंग आई थी कि यूरोप में कैसे लोग अपनी फ्रीडम, स्पीच और आपके राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, इस सारी चीजों की बात करने लगे थे। तो देखते हैं इंडिया में ये चीज कैसे आई। अब देखो, यही मैं बात बता दूं कि इंडिया में ये चीज आने का रीजन क्या था। उन्हें जैसे मालूम है यूरोप ने कैसे अपने लोगों को अपने फ्रीडम पाने के लिए कैसे स्ट्रगल किया, फ्रेंच में क्या चल रहा था, रसिया में क्या चल रहा था, कैसे वहाँ देखेंगे स्टोरी में कि वहाँ पे फ्रेंच के राजा को फांसी पे चढ़ा दिया, एक रोटी के टुकड़े के लिए इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया। वही आप रसिया में देखेंगे कि रसिया में क्या चल रहा था, रसिया का जो कॉन्सेप्ट था सामाजिक, मतलब सोशलिस्टिक या सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो वहाँ कैसे कि अभी सभी को इक्वलिटी चाहिए, पूरा सिस्टम एक अलग होना चाहिए, सभी को राइट टू वोट हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू स्पीच हो, ये सारी बातें यहाँ पे की गई। तो यहाँ पे वही चीज मैं देखने वाला हूँ कि दूसरे उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी, दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद मतलब कि मॉडर्न नेशनलिज्म का उदय हुआ। इस परिघटना से विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट था कि जो यहाँ पे औपनिवेशिक सिस्टम जो चल रहा था, तो लोग आपस में यहाँ संघर्ष के दौरान आपसी एकता को पहचानने लगे, जो उनकी यूनिटी थी। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो काम करते थे। अब इंडिया में सिस्टम क्या था, इंडिया में जो लोग थे वो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, वही छुआछूत का मामला, अनटचेबिलिटी, कि कोई छोटी छोटी जात, बड़ी जाट, ये छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, इन सब चीजों की प्रॉब्लम थी। तो आपसी में एकता पहचानने लगे थे। जब इन लोगों ने आपस में इंडस्ट्री में काम किया और फैक्ट्रियों में काम किया, चाय के बागानों में काम किया, कॉफी के बागानों में काम किया, रेलवे में काम किया, रेलवे लाइन जैसे पटरी बिछाना, रेलवे लाइन पर वर्क किया या फैक्ट्रियों में काम किया, तो इनको आपस में छुआछूत का कॉन्सेप्ट खत्म होने लगा और इनके अंदर एक फीलिंग आने लगी, क्यों ना हम अपने देश के लिए, हमें खुद का देश, खुद की चीजें होनी चाहिए। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से विभिन्न समूह को एक दूसरी
से क्या किया, बांध दिया। देखिए हर वर्ग और समूह पर उपनिवेश का असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबकी फीलिंग अलग थी, सबका एक्सपीरियंस अलग थे और सबके लिए स्वतंत्रता के मायने अलग थे। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में, तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंट जो लीडर निकल के आते हैं वो कौन आते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले की एक पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्ययन में हम 1920 के दशक से आगे का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम स्टोरी पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बाद की। लेकिन एक्चुअली स्थिति स्टोरी स्टार्ट होती है तब से, जब महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जब अफ्रीका से, जब इंडिया के आते हैं, वापस आते हैं, और ये आते हैं आपके 1915 में। जब ये अफ्रीका से इंडिया वापस आ जाते हैं उसी टाइम से ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टोरी फिर 1920 से स्टार्ट होगी। अध्ययन में जानेंगे असहयोग आंदोलन, जैसे कि एक हम जानेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबनी अवज्ञा आंदोलन है, मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह के किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना की नई उड़ान दे दी। तो ये था जो हमने आपके बारे में यहाँ डिस्कस किया, जो मैं यहाँ पे आपके साथ बात करने वाला था कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पे जो लीडर बनकर के आए गांधी जी। अब यहाँ से आपका सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट होता है, इसमें टोटल 4 सेक्शन है और इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे चारों सेक्शन को। और यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है प्रथम विश्व युद्ध से। चलिए ये देख लेते हैं, थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें सारी की सारी। ये देखो, ये देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कंडीशन थी, खिलाफत मूवमेंट क्या था और असहयोग मतलब नॉन कॉपरेशन क्या था, ये सब चीजें समझेंगे। देखो इसी को मैं पढ़ के बता दूं। 1919 से बाद सालों में हम देखते हैं कि आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया। उनमें से नए सामाजिक समूह जो न्यू ग्रुप होकर के थे शामिल हो गए थे, जो लोग इसमें शामिल नहीं थे। संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी, जो स्ट्रगल की प्रोसेस थी, इसमें नए नए लोग सामने आए। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उन्हें कैसे परिणाम और उसके क्या रिजल्ट हुए। सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन जो आपका डब्ल्यू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें थी तो ये कंडीशन थी 1914 टू 1918। इस ड्यूरेशन में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो ऐसे में विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा चीजें चेंज हुई कि एक नई आर्थिक और राजनीतिक, मतलब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्थिति पैदा कर रही थी। इसके कारण रक्षा व्यय मतलब है डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में काफी इजाफा होगा। ये वही बात हो गई ना कि जब कोई किसी से युद्ध हो जाता है और युद्ध में किसी भी देश को सबसे ज्यादा जो उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर पर खर्चा होता है, मतलब कि रक्षा व्यय उसका सबसे ज्यादा हुआ। उसी प्रकार जब प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो यहाँ पे ब्रिटेन जो एक तरफ था, तो ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा जो खर्च किया वो किसके ऊपर किया, रक्षा व्यय के ऊपर, मतलब कि डिफेंस एक्सपेंडिचर। खर्चे की भारी भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। तो अब क्या हो गया, इतना सारा पैसे की जरूरत थी तो युद्ध के नाम पर क्या लिए गए, यहाँ पे लंबे कर्ज लिए गए दूसरे देशों से। और यहाँ पे जो कर थे, इंडिया में जो टैक्स सिस्टम था, इंडिया में क्या था, इंडिया का जो टैक्स सिस्टम था, यहाँ पे इस टैक्स सिस्टम को नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया और टैक्स की जो रेट थी, टैक्स की रेट मतलब कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया। और ऐसे करके टैक्स को इंक्रीज कर दिया, ये लिखा है कि वृद्धि कर दी गई। और सीमा शुल्क मतलब कि जो बॉर्डर टैक्स था या टोल टैक्स था वो बढ़ा दिया गया। आयकर इनकम टैक्स में भी किया गया, ये सारी चीजें बढ़ा दी। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी, जो 1913 से 18 के बीच में कीमतें कितनी हो गई, डबल प्राइस हो गई। तो यहाँ पे पहला रीजन क्या लिखोगे कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट थे, इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो सबसे पहले तो लिखोगे कि इसमें इकोनॉमिक कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ा और राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ा। पूछ सकता है इकोनॉमिक कंडीशन में क्या इफेक्ट था और पॉलिटिकल कंडीशन में क्या इफेक्ट था। सबसे पहले आता है कि रक्षा व्यय पर कैसे खर्चा बढ़ा, तो ये भी चीज समझ लेंगे। इजाफा हुआ तो खर्चे की भरपाई बढ़ने के बाद कि उसने क्या हुआ, इस चीज को जो टैक्स की स्लैब थी इंडिया में, टैक्स की स्लैब को बढ़ा दिया गया। टैक्स स्लैब बढ़ाई। अब टैक्स स्लैब बढ़ाने के बाद
होता क्या है कि युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, टैक्स में बढ़ोतरी कर दी, और ये कंडीशन है कि इस 1913 से 18 तक कीमतें दुगनी हो गई, जिसके कारण आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया, मतलब कि उनका लाइफ स्टैंडर्ड था बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब लोगों को क्या, पैसा मिल ही गया था, टैक्स बढ़ाई दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार की कंडीशन में। इकोनॉमिकल तो कंडीशन हो रही थी, पॉलिटिकल भी हो रही थी, अब इनकी सोसाइटी, सामाजिक भी कंडीशन खराब हुई। कैसे होता क्या है कि जब युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इंडिया में पॉपुलेशन पहले भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा थी, तो इन लोगों को ज़्यादातर आर्मी की ज़रूरत थी और ब्रिटेन के पास इतनी आर्मी पर्याप्त नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से आराम से क्या किया कि जो गांव के लोग थे, गांव में सिपाहियों को, मतलब जो सिपाही थे, उनको जबरन भर्ती किया। क्या किया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, मतलब कि जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक रूप से गुस्सा था। और 1918 और 1919 में, 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल क्या हो गई, खराब हो गई। क्या हो गई, फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों को भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू, फ्लू मतलब एक वर्ल्ड फ्लू रहता है, एक मतलब इन्फ्लुएंजा आया, एक बीमारी आई, जिसके सारे बहुत सारी मात्रा में यहाँ डेथ हो गई थी। और 1921 के जो सेंसस देखेंगे, जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से लेके 130 लाख लोग मारे गए। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो सिस्टम में यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कंडीशन हो रही थी, कि गांव में क्या, किसानों को जबरन भर्ती किया गया, यहाँ पे दूसरी फसल खराब हो गई थी, और उस समय फ्लू आ गया, जिससे बहुत बड़ा एपिडेमिक हुआ था। और 2000 मतलब 1921 की जो जनगणना थी, सेंसस थी, उसमें एक मतलब कि फेमाइन आया। फेमाइन का मतलब होता है कि अकाल आया, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। अब इसमें इसी क्वेश्चन को अगर लिखने के लिए मैं बोल दूं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे दूं, कल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे यही लिखने के लिए। देखो क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक और सामाजिक क्या प्रभाव थे भारत पर, समझाइए। ये क्वेश्चन कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के इकोनॉमिक एंड सोशियो क्या इफेक्ट थे इंडिया पर, ये बताइए। तो ऐसे करके आप इसको 5 वोकैब में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट भी बता दूं कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे पहली कंडीशन में, मैं आपके साथ यहाँ मैं बोला कि पढ़ाने को मैं बुक अभी जल्दी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, अगर यही क्वेश्चन आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम में आता है और वो पूछता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या इफेक्ट थे इंडिया को लेकर के, तो पहला तो पॉइंट लिखना, यहाँ से कर देना कि ये बताना, या मैं बता रहा हूँ पॉइंट बाई पॉइंट, कि राजनीतिक और स्थिति पैदा हो गई। क्या होगा कि जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल कंडीशन पैदा हुई। फिर यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि रक्षा व्यय में इजाफा हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जिसके कारण वहां क्या लिए गए, युद्ध के वजह से कर्ज लिए गए और करों में बढ़ोतरी कर दी। नंबर 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या आएगा कि युद्ध में कर्ज लिए गए और जो टैक्स था, टैक्स को मतलब इंक्रीमेंट कर दिया, जिससे वृद्धि हो गई और सीमा शुल्क में भी वृद्धि हो गई, इनकम टैक्स भी बढ़ गया। दूसरे, युद्ध के कारण कीमतें तेजी से बढ़ी, तो दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट ये लिख दोगे। तीसरा पॉइंट लिखोगे कि कीमतें जब तेजी से बढ़ी तो जिससे क्या होगा, प्राइस डबल हो गई। क्या हो गई, प्राइस, यहाँ ये देखो प्राइस डबल हो गई। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखोगे कि गांव के जो लोग थे, सिपाहियों को क्या किया गया, जबरन भर्ती किया गया, तो तीसरा पॉइंट आप यहाँ से लिख दोगे। और ऐसे जिसके कारण ग्रामीणों में गुस्सा आ गया था और बहुत सारे फसल। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखना है कि 1980 और 1920 में बहुत सारे हिस्सों में फसल क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो फोर्थ पॉइंट आप यहाँ से लिख दोगे। और फिफ्थ पॉइंट लिखोगे कि खाद, ये सारे पॉइंट लिखने के बाद, हाँ उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, फ्लू इन्फ्लुएंजा आया, महामारी, तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। और सिक्स पॉइंट यहाँ लिख दोगे कि उसी टाइम में पे फेमाइन आ गया, मतलब कि फसल खराब होने की वजह से बहुत सारे आगे फेमाइन और एक एपिडेमिक, ऐसे करके आप इसके 6 पॉइंट लिख सकते हो। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूँ कि इसी क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स में लिखना है, आराम से आप इसके 5 पॉइंट बना के लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन अगर आपके
स्टेट पीएससी में आता है, आराम से आप ये बता सकते हैं। तो ये चीज़ आगे होगी समझ में कि इसमें कैसे हमें बताना है और कैसे चीज़ें हमें समझानी है और कैसे इन टॉपिकों की बात करनी है। फिर यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं और यहाँ पे ये देखिए कि इसी समय एक नया नेता सामने आया, उनके संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। और जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं उस नए नेता की, मैं उनको नेता नहीं बोलूंगा, नेशनल हीरो की बात जरूर करूंगा, और वो हमारे थे गांधी जी। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है क्योंकि अभी जो पूरा सिस्टम था वो खाली था और यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो पूरे सिस्टम को कवर कर सके। और यहाँ पे पहली बार आता है सत्याग्रह का विचार, फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या मायने रखता है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, तो ये हम बता सकते हैं। चलो हम यहाँ बात करते हैं आपके सामने, सत्याग्रह का विचार कहाँ से आया। महात्मा गांधी 1915 में, इससे पहले मैंने अभी बताया था, भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने एक नई तरह की जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। तो वहां की जो गवर्नमेंट का सिस्टम था, वहां जो कलर वाला सिस्टम था कि ब्लैक और व्हाइट लोग, तो इस सारा का वहां पर नस्लभेदी सरकार से लोहा लिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। और उन्होंने जिस प्रकार से वहां काम किया, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, इंपोर्टेंट पॉइंट है, सत्याग्रह के विचार में किसकी शक्ति? सत्य की शक्ति। तो सत्य की शक्ति की बात करते हैं कि सत्याग्रह का जो विचार था, सत्याग्रह की शक्ति और आग्रह किया और सत्य की खोज पर जोर दिया कि सत्य को डिस्कवर कीजिए। और इसका अर्थ है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, और तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक, किसी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए और उत्पीड़न शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने के लिए, सहज और स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत हो सकती है या होती है। गांधी जी का विश्वास था, अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र था। तो इंपोर्टेंट है कि गांधी जी का यह विश्वास था कि जो धर्म है, अहिंसा का यह धर्म भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार बताइए, या सत्याग्रह से महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य था। तो ये आपका दिया हुआ है, इसको एक बार जरूर पढ़िए। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय आंदोलन था, क्योंकि गांधी जी ने सक्रियता से इस काम को किया था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप यहाँ से आंसर जो कोड करेंगे वो यहाँ से आंसर कोड करेंगे। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता। जो सत्याग्रही है वो अपने साथी को क्या नहीं करता, जो उसके शत्रु हैं, एनिमी है, उनको कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, न दुख पहुंचाना चाहता, और अपने शत्रुओं के विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। क्या है? शुद्ध आत्मबल है। सत्य की आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है और इसमें प्यार की लौ जलती है। ये हमेशा है। और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा मतलब वायलेंस नहीं करना है, एक ऐसा काम करना है, एक शांति। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि भारत विनाशकारी शत्रुओं के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। वह इंपोर्टेंट है कि जो अंग्रेज है उसको अपना जैसे भी चाहिए वो कैसे वॉर करके आपको वो करेगा। देवता की उपासना करते हैं, सब हथियारों से लैस है, हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। इंपोर्टेंट था क्योंकि गांधी जी ने एक, देखो यह समझना इतना इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ गांधी जी पर टिप्पणी करते हैं, ऐसा कहते हैं कि गांधी जी चाहते ये कर सकते थे वो, और इतने सारे लोगों को कि शांत बैठ जाते थे, मूवमेंट किया करते थे, बहुत सारे लोग मारे जाते थे। आप खुद बताओ कि यहाँ पे जो लास्ट वाले पॉइंट में जो यहाँ बात बोली गई है कि अंग्रेजों के पास क्या है, ये लिखा है कि वे सब हथियारों से लैस है। उनके पास इतने सारे हथियार हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की, हर किसी के पास इतने सारे वेपन्स, इतने सारे हथियार नहीं हो सकते। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हम टेक्नोलॉजी से लैस थे, ना इकोनॉमिकली डेवलप्ड थे, ना ही हमारे पास इतने सारी मात्रा में हथियार थे। तो गांधी जी को यही बेहतर लगा कि करोड़ों लोग
कभी भी हथियार लेकर के नहीं चल सकते, लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा को धर्म आत्मसात कर लिया और उन्होंने कहा कि अगर हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो ही बेहतर है हमारे लिए, नहीं तो अन्यथा हमारा सारा मतलब वही खून खराबा होगा और सारे लोग उसमें मारे जाएंगे। तो ये समझ गए होंगे। जब इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक सेकंड, क्वेश्चन ये आएगा यहाँ पे कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये सत्याग्रह पर, ये दूसरा क्वेश्चन इसी को या करके, या सत्याग्रह, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे? दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो आप मुझे इसको जरूर लिख करके एक क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। उसका आंसर ये दिया है और मैंने इधर भी बता दिया है कि कैसे ये चीजें होंगी। अब चलते हैं हम आगे, कुछ बातें हम कर लेते हैं आपके साथ यहाँ पे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिसमें 1917 में वो बिहार के चंपारण, सबसे पहला मूवमेंट था गांधी जी का, कि चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था, यहाँ पे जो बागान का जो सिस्टम चल रहा था, प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। और 17 में उन्होंने, फिर 1917 में दूसरा मूवमेंट जाते हैं। ये तो था पहला मूवमेंट गांधी जी का, जो बिहार का जो चंपारण है, ये गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था। ये गांधी जी का क्या था? फर्स्ट मूवमेंट था। और सेकंड मूवमेंट करते हैं वो कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा में। तो सेकंड मूवमेंट गुजरात के खेड़ा में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। अब ये तीसरा है फसल खराब हो जाने के बाद महामारी के कारण, क्योंकि यहाँ पे फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण प्लेग की महामारी का खेड़ा के जिले में किसान लगान चुकाने के लिए, या लगान चुकाने में वो सक्षम नहीं थे, या इस हालत में नहीं थे जिससे वो लगान प्रोवाइड कर सके। वे चाहते थे कि लगान वसूली में क्या माफी दी जाए या उनको कुछ छूट दे दी जाए। तो ये था खेड़ा मूवमेंट। और तीसरा है 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा मिल, जो कॉटन मिल थी, कॉटन मिल थी, तो मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए? आपके अहमदाबाद। तो 3 मूवमेंट थे गांधी जी के। देखो यहाँ पे 1917 में 2 मूवमेंट किए। एक तो किया चंपारण वाला, चंपारण, और दूसरा क्या करते हैं आपका खेड़ा वाला। चंपारण वाला जो था ये फर्स्ट मूवमेंट था, ये वही इंडिगो वाला था, अगर आप लोगों ने सुना हो। और ये था, यहाँ पे क्या था? ये था आपको कर को लेकर, मतलब कि टैक्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे ये चाहते थे कि इनका टैक्स माफ कर दिया जाए। और चंपारण में जो चल रहा था, यहाँ पे इंडिगो का सिस्टम था, वो 3 कठिया जिसको कहते हैं हिंदी में, 3 कठिया सिस्टम था, उस सिस्टम की बात यहाँ कही गई थी। और दूसरे सिस्टम में खेड़ा था जो टैक्स वाला था। याद रखना अगर इनकी गांधी जी की मूवमेंट है। और तीसरा था कि 1918 में जो कपड़ा मिल थी, यहाँ पे क्या है, इनको बोनस काफी टाइम से नहीं मिला था, ना कोई प्रमोशन मिला था, और इनको वेतन भी वही था जो उनका चला आ रहा था। तो गांधी जी चाहते थे, मतलब ये मजदूरों की डिमांड थी कि इनको वेतन तो मिले, साथ साथ इनको बोनस देकर के मिले और इनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। तो उसी चीज को लेकर के मूवमेंट किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि तीनों के तीनों मूवमेंट, जिसमें चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, तो ये तीनों मूवमेंट गांधी जी के सक्सेस हुए और बहुत ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल थे। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ क्या पुटअप हो सकता है? क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गांधी जी के सबसे पहले सक्सेसफुल, या जो इसमें गांधी जी ने सफलता हासिल की, या अपने सत्य का आग्रह या सत्याग्रह की बात कही, वो कौन से मूवमेंट थे, उनको डिस्क्राइब कीजिए। तो यही 3 मूवमेंट आपको डिस्क्राइब कर देना है। ये भी क्वेश्चन आप लिख लेना और लिख करके मुझे बताना, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आज के लिए यही मैं आपको फिनिश करता हूँ। और ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ, मुझे लिख करके बताइएगा। और स्टेट, मैं क्या बोला हूँ यहाँ पे, स्टेट बोर्ड का एग्जाम्स हो,
सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हों या और भी कोई बोर्ड के एग्जाम्स हो और जिसमें हिस्ट्री का पार्ट आता हो, और स्टेट पीएससी यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स है सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करें। जो भी स्टूडेंट है मैं बता दूं, जो भी एस्पायरेंट्स हो गए स्टेट पीएससी वाले, या उनको जो डेट है बता रहा हूँ, जैसे यही पूछ ले कि मूवमेंट की डेट पूछ लेती है, क्या करता है, जैसे थोड़ा एक और डिस्कस करूँ। देखो यार, आपका एक एग्जाम होता है सीडीएस का और एक एग्जाम होता है एनडीए का। इन एग्जाम में क्या करेगा, हिस्ट्री का जब क्वेश्चन देगा तो ये तीनों इंसिडेंट दे देगा, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद कॉटन मिल। ये तीनों देने के बाद फिर इनको कहेगा इनको सीक्वेंस में से लगाइए कि कौन कब पहले हुआ, उसके बाद फिर कौन सा हुआ और फिर कौन सा हुआ। तो डेट के हिसाब से पूछ लेगा या फिर पूछेगा कि कौन कब हुआ, ऐसा भी पूछ सकता है, डेट भी दे सकता है, या फिर इनको सीक्वेंस में लगाने को दे सकता है। तो ये भी क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा, इनके मैं एमसीक्यू बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, ये जरूर देखना। और जो स्टेट पीएससी के होंगे जितने सारे स्टूडेंट, वो आंसर राइटिंग जरूर करना। और जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं बता दूं जो इस बार बोर्ड दे रहे हैं 10th क्लास के, वो भी बच्चे प्रैक्टिस करते जाए। क्या होगा उसका, उनका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। और एसएसटी की एक खासियत होती है, क्वालिटी होती है, जितना अच्छा आप आंसर राइटिंग करके जाओगे, जितना अच्छा उतना अच्छा मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा। मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको स्टार्ट करूंगा रूल एक्ट के बारे में, ये क्या था क्या नहीं था, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और ऐसे करके मैं ये जो आपका है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है, सारे पार्ट हम पढ़ लेंगे। अभी मैं थोड़ा एक दो तीन लेक्चर स्लो लूंगा, इसके बाद स्पीड ले लूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।